नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिए अहम फैसले। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के 23 शहरों के बस अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का लिया फैसला। इन बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह को किया संबोधित। इस हैकाथॉन में भारत और अफ्रीका के बीच संपर्कों को किया गया और मजबूत। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एकदिवसीय मुकाबला जारी। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 306 रन बनाए। मैच का डीडी स्पोर्ट और एफएम रेनबो पर किया जा रहा है प्रसारण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि यूपी के 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, जिसमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। प्रदेश में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में नगर पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू करने का माननीय मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें यह है कि इन तीनों एरियाज को पहले, चूंकि सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया संपूर्ण जनपद को घोषित की जाएगी और फिर जहां जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है, वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जनपद आगरा में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वृद्धि तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, उस दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से और वहाँ के अपराध वगैरह कानून व्यवस्था के दृष्टि से ये उपयुक्त पाया गया कि वहाँ पुलिस आयुक्त की प्रणाली लागू की जाए। उसी प्रकार गाजियाबाद में जो बदली हुई औद्योगिक परिस्थितियां हैं, एनसीआर का रीजन है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिजी डिस्ट्रिक्ट है, आपराधिक स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 2011 इसे भी पुलिस कमिश्नरेट में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए 2011 की जनसंख्या के हिसाब से इसकी जनसंख्या 46,61,452 है। प्रयागराज आप जैसा कि जानते हैं, धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नगर और जिला है। आने वाले 2025 में यहाँ महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक भी प्रयाग जाकर के किया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ की कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, और इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 59,54,000 मतलब कि लगभग 60 लाख वहाँ की जनसंख्या है। तो इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के अपराध, संगठित अपराध, लोक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए इन तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था करने के लिए। वहीं प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के 23 शहरों के बस अड्डों को पहले चरण में पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के बस अड्डे शामिल हैं। इन बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जाएगा। इनमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, अच्छे रेस्टोरेंट, खरीदारी के लिए दुकानों के साथ साथ शॉपिंग मॉल भी शामिल होगा।
बड़े शहर हैं, उस शहरों को पहले चरण में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर लिया है। में लखनऊ के 2 बस अड्डे हैं, आगरा के 2 हैं, प्रयाग के 2 हैं, बनारस के 1 हैं, गोरखपुर के हैं। इस तरह से 23 जो है कानपुर के हैं। तो 23 बड़े शहरों के जो हमारे बस अड्डे हैं उसको हवाई अड्डा के तर्ज पर बनाने की स्वीकृति आज जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। हर तरह की सुविधाएं होंगी उसमें। जो हमारे यात्री आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी, होटल भी रहेगा, अच्छे रेस्टोरेंट भी रहेगा। वहाँ पर उनको सामान की खरीदारी के लिए वहाँ पर मॉल भी होगा। और जो जिस तरह से हवाई अड्डों पर वहाँ अच्छे प्रकार के शौचालय, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जो है सुविधाएं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, पानी पीने से लेकर के सभी चीज़ों को जो आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी इस बस अड्डों पर सुसज्जित रहेंगी। तो ये हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। वहीं यूनेस्को के सहायक महानिदेशक और 13 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस 36 घंटे के हैकाथॉन का उद्घाटन 22 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया था। हैकाथॉन भारत और उसके अफ्रीकी समकक्षों द्वारा पोषित घनिष्ठ संपर्कों के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। यह ऐसे सहयोग की भावना का प्रतीक है जो मानव जाति की भलाई के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करती हैं। Congratulations to the participants. I saw their energy, I saw their body language. The winners also. Some may not have been winners today. I can assure you, you are potential winners. It has rightly been indicated by a great thinker. You can succeed only by losing at one stage. Keep on marching. Keep on continuing. लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिरकत की। विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी लचित बरफुकन की जीवन की यात्रा को दिखा रही है। लचित असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। 1671 में मुगल सेना के खिलाफ सरायघाट की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। असमिया सैनिकों की रणनीति और कुशलता के आगे औरंगजेब की मुगल सेना को हार स्वीकार करना पड़ी। 24 नवंबर साल 1622 में लचित बरफुकन का जन्म अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिन्हा के प्रधान सेनापति के घर हुआ था। कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना की प्रस्तुति की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित कर लचित बरफुकन को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वीर लचित बरफुकन की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और
आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा, अपनी पूरी ताकत झोंककर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। संगम नगरी प्रयागराज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में लगने वाले महाकुंभ और जनवरी 2023 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 माघ मेले 2025 में लगने वाले महाकुंभ की रिहर्सल होंगे। उन्होंने कहा कि 2025 के कुंभ की तैयारियां 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर की जाएंगी। हम लोगों का आकलन है कि अगर अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे तो कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। डबल इंजन सरकार प्रयागराज के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और दीपावली 2024 तक जो भी लक्ष्य तय किए जाएंगे उन्हें पूरा करने का भी आज निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज की बैठक मैं प्रयागराज के कुंभ की दृष्टि से कहूँ तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के दृष्टि से अर्ध कुंभ के समय बहुत विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति के नजारे को देखेगी और करोड़ों लोग आने वाले हैं। अनुमान है पिछली बार 24 करोड़ लोग आए थे, लगभग 40 करोड़ का, मुझे लगता है कि लगभग 50 करोड़ लोग आएंगे और ये ऐतिहासिक कुंभ होगा और इस भारतीय संस्कृति की छटा को दुनिया के लोग देखेंगे और देव देवता और गंधर्व भी देखेंगे। उनको भी हम लोगों ने सादर आमंत्रित किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दक्षिण से उत्तर भारत का संगमम हो रहा है। इस संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था काशी पहुंच चुका है। इस दल में कुल 216 लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। कल उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा के दर्शन किए। काशी में तमिल संगमम के लिए आए तीसरे जत्थे ने आज सुबह हनुमान घाट पहुंचकर गंगा स्नान किया। इसके बाद वे लोग सुब्रमण्यम भारती जी के काशी आवास को देखने गए। काशी तमिल संगमम के वाराणसी पहुंचे तीसरे समूह ने गुरुवार को गंगा भ्रमण किया। इसमें क्रूज से घाटों की छटा निहारना और गंगा आरती दर्शन शामिल रहे। तीसरा समूह काशी तमिल संगमम के लिए क्रूज है मानेकसा, जिस पर आ चुका है। ये लोग शाम के समय की गंगा आरती और घाट देखेंगे। इस पूरे क्रूज की जो व्यवस्था देखते हैं, जयंत जी हैं, जयंत जी युवा हैं, उत्साह है इनके अंदर और ये जो अतिथि आ रहे हैं तमिलनाडु से उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने पहले 2 ग्रुप का किया और ये तीसरा ग्रुप है। आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं, चूंकि भाषा भी संस्कृति भी सब आपको देखने को मिल रही है इनकी? जी, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु से इतने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हम तीसरे ग्रुप का स्वागत करने का हमें अवसर मिला है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक जो कल्चरल एक्सचेंज एक हो रहा है, दोनों प्राचीन सांस्कृतिक जो केंद्र हैं हमारे भारत के, काशी और तमिलनाडु, तो इसके हम भी एक सहभागी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज तीसरे समूह का हम स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए। ये आप क्या क्या घुमाएंगे इन लोगों को, क्या क्या दिखाएंगे? सभी जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम काशी के अपने सभी 84 घाटों का जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसका दर्शन करा रहे हैं, गंगा आरती का दर्शन करा रहे हैं और साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पानी की बोतलों की अल्पाहार की व्यवस्था भी है हमारे यहाँ।
तो इसी प्रकार जो हमारा टूर होता है, जो हमारा सभी घाटों का, तो उस टूर को हम सभी ग्रुप को कराते हैं। ये एक व्यवस्था है इनकी, स्नैक्स के साथ शाम के समय खूबसूरत होता है घाट भी और गंगा आरती भी, उसका दर्शन कराते हैं इस क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। समाचार भी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दिल्ली में आज से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की ओर से देश भर में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। पंचायती राज्य मंत्री ने कहा कि देश में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ यह अभियान महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के अनुसार हर 3 में से एक महिला कभी न कभी लिंग आधारित भेदभाव का शिकार होती है। अगर आप देखेंगे, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी, इसमें भी चिंता वाली आंकड़े आते हैं। चिंता वाली आंकड़े आते हैं कि हर साल इसमें अपराधों में वृद्धि हो रही है। अगर 2020 में 56.5% से बढ़ के 64% तक हो गया, लेकिन मैं अन्य आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि आज जो एनसीआरबी के अनुसार 2021 के वार्षिक रिपोर्ट, देश में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जिसका प्रतिदिन औसत 86 आता है। ये सब इसलिए आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, दीदी के सामने, कि आपको मुकाबला करना है। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि दीदी कह रही थी, महिलाओं के सम्मान के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है जितना देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण अंचलों को हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव जनपद के 16 खंड विकास कार्यालयों को हाईटेक और सुविधाजनक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने उन्नाव के सभी विकास खंड कार्यालयों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO प्रमाण पत्र दिया है। उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बताया कि उन्नाव जिला प्रदेश में ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जिला बना है। विकासखंड कार्यालय में जन शिकायत के लिए अलग काउंटर खोले गए हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठक के लिए हॉल भी बनवाए गए हैं। कार्यालयों में शौचालय और स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था कराई गई है। जनपद उन्नाव पहला जिला ऐसा बना है जिसके सभी 16 विकास खंड मुख्यालयों को ISO प्रमाण पत्र मिला है। इस संबंध में जो भी हमारे BDOs हैं, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुखगण हैं, हमारे माननीय विधायक हैं और जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनका जो अथक प्रयास पिछले 10 महीनों में रहा। फिर हमने सर्वे करवाया। 2 सर्वे होने के बाद जो सुझाव एजेंसियों के द्वारा दिए गए, उनके माध्यम से हमने उसको पूरा किया। इन ब्लॉक मुख्यालयों पर 100 फीट तिरंगा झंडा। पहली बार उन्नाव एकमात्र ऐसा जनपद बना जिसमें सभी 16 विकासखंड मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बने। इन सभी जन सुविधाओं के विकास के बाद जनपद उन्नाव के सभी 16 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को ISO प्रमाण पत्र मिला और ये जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये सौभाग्य का विषय है और जनपद के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर
अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को अपने विकास खंडों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो पारदर्शी व्यवस्थाओं के साथ जन जन तक पहुँचें। इस दृष्टि से लगातार प्रशासन के द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और पहुंचाया जा रहा है। इसी कारण आज जनपद के 16 विकास खंडों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए। मेरठ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा IGRS कियोस्क मशीन और वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि IGRS कियोस्क मशीन की सहायता से कोई भी शिकायतकर्ता अपनी संदर्भ संख्या और मोबाइल नंबर डालकर अपनी शिकायतों का निस्तारण की वर्तमान स्थिति देख सकता है। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के व्यक्ति जो मोबाइल नहीं चला पाते हैं वो यहां आकर कियोस्क मशीन की सहायता से अपनी शिकायत का निस्तारण कार्यालय कर्मचारी के सहयोग से आसानी से जान सकते हैं। कियोस्क मशीन के माध्यम से समय के साथ साथ धन की भी बचत होगी। आज के टाइम पे वैसे IGRS पे जो भी शिकायतें चढ़ती हैं तो कोई भी व्यक्ति उसका निस्तारण ऑनलाइन देख सकता है और ऑनलाइन उसको निकाल भी सकता है, प्रिंट भी करवा सकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने इतना कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और उसकी वजह से किसी साइबर कैफे या बाहर जाके वो उनको अपना शिकायत का रिपोर्ट या सब निकालनी पड़ती है, जिसमें उनके 20, 30, 40 रुपये खर्च होते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे निःशुल्क एक अपना संदर्भ संख्या डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और वो अपनी शिकायत की जो भी आख्या लगी है प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। और इसका ये भी फायदा है कि कई लोग आते हैं जो बोलते हैं हमने पहले भी शिकायत दी थी, उसका क्या निस्तारण हुआ, तो यहाँ आके अपना पहले निस्तारण देख लें और उसके बाद अंदर जब हम बैठते हैं जन सुनवाई में तो शिकायत उसकी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी और जो बहुत ज़्यादा फ़ोन और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है उसका एक तो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा और तत्काल यहीं पे ये सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग स्थापना दिवस पर प्रयागराज में आयोजित ऑडिट सप्ताह प्रधान महालेखाकार कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि ऑडिट विभाग निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने ऑडिट व्यवस्था में डिजिटल उपकरणों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटलाइट होने से काफी पारदर्शिता आई है, जिससे कोर्ट में मुकदमे कम हुए हैं। प्रधान महालेखाकार BK मोहंती ने CAG तथा भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला। But we have to introspect कि पिछले सारे साल में हमने क्या किया, whether we have been able to achieve the objectives, या कहाँ हमने कोई एरर कमिट की, कहाँ स्कोप हमारा इम्प्रूवमेंट का था हम नहीं कर सके, या क्या हमारे को अगले साल में करना है। CAG is probably the most important officer in the Constitution of India. I am not saying this. These were the words of Dr. Bhimrao Ambedkar in the Constitutional Assembly debates, while referring to the institution of Comptroller and Auditor General of India. And this has remained so even today. The institution has proved itself to be one of the rocks of Indian democracy, ever vigilant, ever forewarning, and ever faithful to the Constitution and the people at large. आइए देखते हैं आकांक्षी जनपद से जुड़ी खबर। सोनभद्र को आकांक्षी जिलों की सूची में डालने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा जिले के किसानों को मिल रहा है। पहाड़ी पिछड़े अंचलों वाले इस जिले में सिंचाई के लिए बिजली पर आश्रित रहने वाले किसानों को कुसुम योजना का लाभ धरातल पर अब दिखाई देने लगा है। ग्रामीण अंचलों में बिजली की कमी और महंगे होते डीजल के दाम अब किसानों की खेती में बाधक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब किसानों ने कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से अपनी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। सौर ऊर्जा के सहारे किसान अपनी सिंचाई व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। सरकार इसके लिए 60% सब्सिडी दे रही है। इसके लिए किसान के पास अपनी बोरिंग होनी चाहिए जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सके। फार्मर शेयर है और 60% जो है गवर्नमेंट इसमें पे करती है। और इस तरह अगर हम देखें तो जो 3 HP की कीमत पड़ती है फार्मर शेयर का वो 67,000
748 रुपीज़ पड़ती है। 2 HP की जो कीमत फार्मर शेयर है वो 49,442 है और जो 5 HP का है उसमें 94,764 रुपये ये फार्मर शेयर के रूप में है। शेष जो है जो 60% का अनुदान है वो सरकार वहन करती है। बहुत से ऐसे इंटीरियर प्लेसेज जहाँ बिजली नहीं है वहाँ के किसानों के लिए रामबाण है। वहाँ पर किसान अगर इसको लगवा लेते हैं तो उनको पानी की सुविधा लगातार मिलती रहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई अच्छी से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है कुसुम योजना के अंतर्गत लगा है कृषि विभाग के द्वारा। ये मेरा सर 3 किलोवाट का है सोलर पैनल और 2 हार्स पावर का इसमें मोटर लगा हुआ है। मुझे 56,000 कुछ रुपए का जो है ड्राफ्ट बनवाना पड़ा, जो कि छूट काट के एक कृषक अंश है। बटन दाबे तुरंत पानी जो है निकल गया। इससे जो है हम मिनी चला रहे हैं, पोर्टेबल स्प्रिंकलर चला रहे हैं, ड्रिप चला रहे हैं। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज वितरण के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे किसानों की कृषि लागत में कमी आई है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। जिले में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से किसानों की कृषि भूमि सिंचित श्रेणी में आ गई है। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। कृषि उप निदेशक राजकुमार ने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज के वितरण से फसल उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। कृषि यंत्र अधिग्रहण की जो योजना है, इसके अंतर्गत जो है पिछले 2 सालों में 172 किसानों को जो है कृषि यंत्र पहुंचाया गया। इसी प्रकार जो हमारी सोलर पंप की योजना है, 87 सोलर पंप हम लोगों ने लास्ट ईयर तक बांटे हैं। इस साल 129 सोलर पंप हम लोग और बांटने की सूचना है। देखिए, जहाँ तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो कृषि विभाग से हो या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हो, फिशरीज से हो या सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से हो, इन सब की स्कीम्स का हमको लाभ मिलता है। अगर और कोई लेना चाहता है तो उसको लाभ मिल रहा है। छूट मिल जाती है और जो मार्केट सस्ता पड़ जाता है। अच्छा गेहूं का बीज लेते हैं तो अच्छा निकलता है, पैदावार अच्छी है। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जनपद अलीगढ़ के परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रही है। इस योजना के तहत जिले के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों की तरह परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल में हर तरफ दीवारों पर पेंटिंग और पीने के लिए अच्छा पानी मिलता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2115 स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत आवश्यक काम किए गए हैं। इससे बच्चों के व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, हमें अच्छे से हर चीज सिखाते हैं और हमें किसी भी चीज की कोई भी सुविधा कम नहीं है। हम तो ये सोचते थे कि अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम फैसले। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के 23 शहरों के बस अड्डों को PPP मॉडल के तहत विकसित करने का लिया फैसला। इन बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह को किया संबोधित। इस हैकाथॉन में भारत और अफ्रीका के बीच संपर्कों को किया गया और मजबूत। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एकदिवसीय मुकाबला जारी। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 306 रन बनाए। मैच का डीडी स्पोर्ट और FM रेनबो पर किया जा रहा है प्रसारित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।